नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत सारे नए विद्यार्थियों के लगातार जो विद्यार्थियों को नहीं पता इस भर्ती को लेकर है, पूरी डिटेल से चर्चा कर रहे हैं कि काफ़ी सारी रिक्वेस्ट दोस्तों आ रही तो एक बार फिर से अपन इसमें डिटेल चर्चा करते हैं, जिससे कि स्टूडेंट अब मोटिवेट हो पाएँ और इस तैयारी के अंदर जो कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन लग रहा था तो वो डाटा क्लियर हो पाए। किस किस बात को लेकर है कि सर एग्ज़ाम डेट कब तक होगी, तो इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं आज की। एग्ज़ाम डेट कब तक आ सकती है या कब तक एग्ज़ाम होगा, टोटल पोस्ट कितनी रहेगी, ये डाटा मैंने पहले क्लियर कर दिया। आज फिर आपके सामने एक बार सिलेबस के लेकर भी कई बार विद्यार्थियों के मन में डाउट आता है कि सिलेबस चेंज हो सकता है क्या, उस पर भी चर्चा करेंगे। और विज्ञप्ति है यानी नोटिफिकेशन है, जो फॉर्म भरे जाने हैं वो कौन से महीने में नोटिफिकेशन आने की संभावना रहेगी प्रबल, जिससे कि हर एक बच्चा एक आपकी प्लानिंग तैयार कर ले कि भाई भर्ती में इतना समय लगेगा तो हम इस हिसाब से तैयारी करें। और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो ये कह रहे हैं कि सर हम पहली बार इस एग्ज़ाम को देंगे, हमें बहुत सारे यूट्यूब पे नेगेटिव चीज़ें देखने को मिलती है कि इसमें तो आरएस वाले लगेंगे वो लगेंगे, तो क्या हम लग सकते हैं, क्या हम तैयारी कर सकते हैं? कर सकते हैं, एलिजिबल है, लेकिन कम सीटें हैं फिर भी क्या सिलेक्शन ले पाएंगे, तो क्या कुछ एफर्ट्स लगने वाले हैं, तो इस पर चर्चा करने वाले हैं एक एक पॉइंट के ऊपर। तो वीडियो के अंत तक दोस्तों बने रहना अगर आपको ईओआरओ भर्ती की तैयारी करनी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, एक एक चर्चा करेंगे। और हमारा ग्रुप है ईओआरओ का, इसमें जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिया। यहाँ थोड़ा सा सबसे पहले पदों की बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट, पद कितने होंगे। पद मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ पर डीपीसी को लेकर, देखो डीपीसी को लेकर प्रक्रिया दी नहीं है। डीपीसी होगी तो इसके अंदर क्या क्या होने वाला है। अपने ईओआरओ की जो वैकेंसी है ना, वो फोर्थ ईओआरओ चतुर्थ, यहाँ देखिए आप अधिशासी अधिकारी चतुर्थ, ठीक है, जिसके 132 पद स्वीकृत हैं, 100 भर दिए गए हैं और 32 पद खाली हैं। और 32 पदों के लिए सीधी भर्ती होती है, सीधी भर्ती होती है, ये बात यहाँ पे स्पष्ट दोस्तों लिखी गई, सीधी भर्ती होगी। अब कितने पद खाली हैं, ये रहे 32 पद दोस्तों खाली है। और अभी नई नगर पालिकाओं का गठन हुआ है, तो नई नगर पालिकाएं बनी है, तो उसके अंदर आप कह सकते हैं कि 76 पद और हैं, ठीक। कितने पद हैं, 76 पद और हैं। कुल मिलाकर अगर इन्हें मोटे तौर पर देखा जाए तो आप देखेंगे कितने हो जाएंगे सर, 108 पद हो गए। 108 पद तो किसके हो गए हैं सर, ईओ के हो गए हैं, ईओ। तो खूब सारे पद हैं। जैसी भर्ती है अधिकारी, आपको पता है कि अधिकारी की पोस्ट लिमिटेड होती है तो सीटें उतनी रहती है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ईओ के पद आएंगे। कैसे, 7 तो बैकलॉग के पद है इसके अंदर, ठीक है, 7 तो बैकलॉग के पद हैं। प्लस में एक और मैं थोड़ा सा सजेशन दूं आपको कि ये जो है, यहाँ देखो 100% पदोन्नति होगी भी। ये अधिशासी अधिकारी, ये भी अधिशासी अधिकारी है, तो इसमें आप देखेंगे सेकंड और थर्ड ये पोस्ट यहाँ पर भरी जाएंगी, ये भरी जाएंगी। तो ये वाले ऊपर जाएंगे नहीं जाएंगे, इस बात को समझना। यहाँ पर जो सीटें हैं वो यहाँ जाएंगे तो यहाँ पद खाली होंगे, तो 9 और 3 कितने होते हैं, 12 पद। तो 12 पद ये भी तो खाली हो सकते हैं। एक आइडिया लगे जनरली, यहाँ तो ये तो फिक्स्ड हो गया कि डाटा 108 पद तो हैं, लेकिन यहाँ पर 7 बैकलॉग और यहाँ पर आप देखेंगे ये चीज़ और देखने को मिलेगी, करीबन करीबन लगभग 15 एक पद और इसमें एक्स्ट्रा एड ऑन हो सकते हैं। तो अगर 15 पद एड ऑन हो गए तो आप यूँ मान के चले कि 120 प्लस पदों पर ये ईओआरओ की वैकेंसी जाने की प्रबल संभावना है। तो इसका मतलब पद बहुत अच्छे आने वाले हैं, ये आप श्योर मान लें। अच्छा, आरओ के पद जो हैं, ठीक, आरओ के पद हैं वो 52 है। कितने हैं, 52 है, जिसके लिए सीधी भर्ती होती है। क्या होती है, सीधी भर्ती होती है। तो सबसे पहले जो विद्यार्थियों के डाउट मन में कि सर कितने पदों पे आएगी, तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि 120 ये है मैक्सिमम और 52 ये है, ठीक है। आप इस बात को नोटिस करें, लगभग आंकड़ा 160-70 के। लेकिन मैं आपको एक बार बता दूं कि जो पोस्ट एक्चुअल में जो पोस्ट आने वाली है, आप ध्यान करना इस बात को, यहाँ पर पोस्ट कितनी आने वाली है, तो ये भर्ती 150 से लेकर 170 के बीच पद दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि 150 से ज़्यादा पद इनके बीच डाटा कहीं फिक्स हो सकता है। 160 आ जाए, 165 भी हो सकता है, 155 भी हो सकती है, कितने पदों को ऊपर निकालती, क्योंकि अगर इन चीज़ों को जोड़ा गया तो पद बढ़कर 170 तक जा सकती है, या केवल इतने पदों पर निकाली जाएगी तो 108 पद भी दोस्तों हो सकते हैं। फिर भी 150 तो फिक्स्ड है, 150 से प्लस बोनस पॉइंट रहेगा, तो पद तो खूब है। पिछली भर्ती के मुकाबले इस भर्ती के अंदर पदों की संख्या ज़्यादा है। पहली बात क्लियर कि पोस्ट कितनी है। दूसरी बात अगर हम चर्चा करें, दूसरी बात इसमें चर्चा करें, एक मिनट कहाँ गया, आ जाओ।
दूसरा पॉइंट जो रहता है विद्यार्थियों का, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर नोटिफिकेशन कब तक आएगा, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, कब तक, यानी फॉर्म कब भरे जाएंगे, ये सबसे बड़ा इशू। आपने मेरे पिछली कई वीडियोस देखी होंगी और मैंने स्टार्ट से जो फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें वही बात बोली, अपना वो नहीं कि 10-15 दिन आगे खिसका दिए, फिर आगे खिसका दिए, फिर आगे खिसका दिए, ऐसा नहीं। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बात जो बोली थी आज भी वही बात बोल रहा हूं। नोटिफिकेशन जो है, देखो इस भर्ती को लेकर ईआरओ भर्ती है, इसको लेकर अनुमोदन हो चुका है, ठीक है, ठीक है। वित्तीय स्वीकृति दोस्तों मिल चुकी, पहली बात तो ठीक है, मिल चुकी है। आरपीसी के पास क्या जाएगी, अभ्यर्थना, अभी तक गई नहीं है, बहुत जल्द जाएगी। तो इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है जो आउट होगा, मैंने पहले भी कहा था जुलाई के बाद यानी अगस्त या सितंबर तक जा सकता है इसका नोटिफिकेशन, ध्यान करना, यानी जुलाई के बाद इसका नोटिफिकेशन ही जारी होगा। अभ्यर्थना आरपीसी के पास पहुंचेगी और पहुंचने के साथ दोस्तों क्या होगा, अभ्यर्थी आरपीसी इसकी एग्जाम डेट का अनाउंसमेंट कर देगी। अब सुनना इस बात को, अगस्त या सितंबर के अंदर आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिले। ये बात मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि जुलाई के बाद ही होगा, जुलाई से पहले इसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा। अगस्त भी हो सकता है या सितंबर भी पकड़ सकता है। क्यों? क्योंकि इस बात को लेकर थोड़ा सा चर्चा है कि जो डीपीसी का जो सिस्टम है इसके अंदर, ठीक है, उसको लेकर कह रहा हूँ कि अगर वो पद जोड़े जाते हैं तो डीपीसी जो प्रक्रिया देना वो कंप्लीट कर दी जाए। इस वजह इसके अंदर महीना 1.5 महीना लगेगा इस प्रक्रिया को पूरा करने में, लगेगा। तो करीबन फिर अगस्त सितंबर के अंदर आपकी विज्ञप्ति का जारी होना 100% है, कहने की आवश्यकता नहीं है। कोई 10-15 दिन ऊपर नीचे हो गए वो एक अलग बात है, लेकिन 100% आपकी अगस्त सितंबर में आपका नोटिफिकेशन अपडेट आ जाएगा, या इससे पहले भी आ सकता है, इससे पहले भी आ सकता है, उसकी प्रबल संभावना, लेकिन यहां पर तो आने की प्रबल संभावना है, नो डाउट। 2026 के अंदर आपका नोटिफिकेशन अपडेट होगा। सर एग्जाम, अच्छा ये एक दूसरा पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब इसमें 10-15 दिन ऊपर नीचे हो तो उसका तो कह नहीं सकते। दूसरी बात यहां पर आती है कि सर एग्जाम डेट बताओ, फिर चलो नोटिफिकेशन आ गया तो अब एग्जाम डेट का फाइनल बताओ कि कब तक होगा। एग्जाम डेट का अगर फाइनल करें तो सर 2027 में होगा, पहली बात तो ये क्लियर होगी। 2007, बहुत से विद्यार्थी 2027 बोलते हैं, सर कौन से महीने में होगा, ये भी एक विद्यार्थियों के मन में रहता है। अभी आपने आरएस को लेकर थोड़ा सा देखा होगा कि आरएस भर्ती को लेकर भी थोड़ा सा आरपीएस से समय लिए, आरपीएस ने कम से कम अच्छा समय खासा दिए। तो करीबन इस भर्ती को मान के चलो आप कम से कम ईयूआरओ की जो वैकेंसी है, ईयूआरओ की जो वैकेंसी, इसमें समय जो मिलने वाला है करीबन आपको 7 से 8 महीने का आराम से समय मिलेगा। कितना मिलेगा? 7 से 8 महीने का समय आराम से मिलेगा। तो कहने की आपको आवश्यकता नहीं, हो सकता है प्लस भी हो जाए, हो सकता है, लेकिन इसका एग्जाम आप यूं मान के चले कि जुलाई से पहले होगा, जुलाई 2027, ठीक है, जुलाई 2027 से पहले होगा। अब कौन से महीने होगा आप चेकआउट करें ना, कितना समय देती है आरपीएस। मैंने मिनिमम समय बताया, मैंने बताया मिनिमम समय आपको बताया कि इतना समय तो मिलेगा और इतना समय खूब होता है। आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको अच्छा खासा समय मिल सकता है, लेकिन 2027 जुलाई से पहले इसका एग्जाम है वो कंडक्ट दोस्तों कर लिया जाएगा। तो आप सोच लो, अभी आपका करीबन आपको 7 से 8 महीने, मैंने कहा 10 महीने मिल सकते, 11 महीने भी मिल सकते हैं। मैं जुलाई की बात नहीं कर रहा, जुलाई तक जा सकते, लेकिन जुलाई से पहले होने की प्रबल संभावना रहेगी, इस बात को नोट कर लेना। अब कितना जल्दी आरपीसी करवाती है वो निर्भर करेगा आरपीसी के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि सर हमें समय है वो कम से कम 8, 9, 10 महीनों का समय मिल रहा है। इससे बढ़िया तो फिर इतनी बड़ी भर्ती है और एक अच्छा खासा सिलेबस भी है और एक अच्छी तैयारी करने के लिए, और जो बिगिनर है, जो नए विद्यार्थी हैं, जो जीरो से तैयारी करेंगे, उनके लिए बहुत ही बढ़िया समय है। नेगेटिव चीजें बहुत सारी होंगी, कोई बोलेगा 28 में होगा, कोई बोलेगा नहीं होगा। देखो उस बात का अपन कुछ नहीं कर सकते, वो बहुत सारे अपवाद होते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ को लेकर। वो यहाँ पर कल कहीं पर जगह जगह उनका एक ही काम है, डिस्ट्रैक्ट करना चीज़ों को। इस भर्ती के अंदर
मैंने आपको बता दिया 26 में इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, देन 27 में इसका एग्ज़ाम फाइनल है, जुलाई से पहले पहले कोई से महीने में करवाया जा सकता है। ये बात आप गांठ बांध लो। क्या पता आरपीसी हमने इसमें समय 7-8 महीने का, क्या पता आरपीसी के मन में आ गई तो वो जल्दी भी करवा सकती है। तो कहने का मतलब मेरा ये कि जहाँ तक जिस प्रकार का पैटर्न चल रहा है, जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, उस हिसाब से मैंने आपको समय बताया कि इतना समय इसमें लग सकता है। लेकिन समय का भरोसा नहीं है, क्योंकि आरपीसी अचानक से झटका देती है। आरएस का भी ये कयास लगाया जा रहा था कि आरएस का ये होगा वो होगा, लेकिन अचानक से आरएस को लेकर विज्ञापन जारी होता है, फिर उसके एग्जाम डेट जारी कर दी जाती है। सेम पैटर्न क्यों? क्योंकि आरएस का एग्जाम होते ही फिर मेंस को लेकर चलेगी और मेंस पहले करवाएगी ईयूआरओ से, ये ध्यान में रखने वाली बात है। देन उसके बाद में ईयूआरओ पर फोकस रहेगा। तो यानी समय अच्छा खासा है। जिस बच्चे को कुछ नहीं आता, जो जीरो से तैयारी करेगा, उसके लिए बहुत बढ़िया समय है। और जिसने पिछला एग्जाम दिया और कुछ नंबरों से रह गया है, तो निश्चित रूप से उसके लिए डबल गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी इस भर्ती में सिलेक्शन लेने की। हमने 3 बातों को क्लियर किया। उसके बाद में सिलेबस की लेकर बात आता है कि सिलेबस, सर सिलेबस बदलेगा क्या, सिलेबस का क्या अपडेट है। देखो बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव चीज़ चलती है, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, कोई चेंज दोस्तों नहीं होगा सिलेबस के अंदर, इस बात को ध्यान करें। तो सिलेबस है ज्यों का त्यों रहेगा। एग्जाम डेट का बता दिया मैंने, एग्जाम नोटिफिकेशन का बता दिया है, पद कितने ये बता दिए है। चीज़ों को सकारात्मक लेना है, पॉजिटिव वे के अंदर चलना है, ठीक है ना। जिस बच्चे को तैयारी करनी है, जो सीरियस है, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का फायदा दोस्तों उठाएगा। सिलेबस पे थोड़ी सी चर्चा कर ले। आप देखें सिलेबस में है क्या। जो नए बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं है ईयूआरओ के अंदर आखिर सिलेबस क्या आता है, बहुत सारे कमेंट आते हैं सर सिलेबस क्या है, क्योंकि वो बच्चे नए हैं, उन्होंने ताज़ा ग्रेजुएशन की या कोई फाइनल ईयर के अंदर है, तो वो ताज़ा है भाई साहब। अच्छा, एक चीज़ और इसमें एक चीज़ और है कि सर फॉर्म कौन भर सकता है। ये कई बार बच्चे पूछते हैं कि फॉर्म कौन भर सकता है, ये चीज़ें बार बार पूछ रहे हैं, कौन भर सकता है। मैं फिर क्लियर कर दूं, भर सकता है तो भैया जिसने स्नातक कर रखी है, देखो स्नातक पास है वो इस फॉर्म को भर सकता है। फाइनल वाला भी भर सकता है, फाइनल ईयर वाला भर सकता है। अदर स्टेट के भर सकते हैं क्या, अदर राज्य के भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। कई सारे पूछते सर मैं दूसरी स्टेट से हूँ, क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ। बिल्कुल आप एलिजिबल हो, नो डाउट, कोई इशू इसका। तो फॉर्म भर सकता है जिसने पास कर रखे स्नातक, फाइनल ईयर में चल रहा है वो भी भर सकता है, और अदर स्टेट वाला भर सकता है। तो डिग्री तो सब लगभग मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। न सीईटी का लफड़ा है, न प्री मेन का लफड़ा है। एक सिंगल एग्जाम होता है, सिंगल एग्जाम होता है, नो इंटरव्यू, नो स्टेप, ओनली वन स्टेप, थोड़ी सी मेहनत और इक्वल टू सक्सेस। ध्यान करना। अब चर्चा कर लेते हैं। अपना बैच है शानदार, आप इस पर चर्चा करेंगे। आप हमारा एक रिकॉर्ड देखें, लगातार ये रिकॉर्ड हमने आरपीसी के एग्जाम के अंदर भी, आरएसएस भी बोर्ड के एग्जाम के अंदर भी हमने परचम लहराया, मेहनत के दम पर। मेहनत की सीधी और सटीक बात बताएंगे। हो सकता है हमारी बात थोड़ी सी कड़वी लग सकती है, लेकिन वो कड़वी एक दवा के रूप में काम करती है और पक्का इलाज करती है। तो जिसके लेकर हमने हर परीक्षा में बहुत शानदार परफॉर्मेंस दोस्तों दी है, लगातार देते भी आए हैं और निश्चित रूप से ईयूआरओ में देंगे। सिलेबस पे चर्चा करें तो देखो भाग ए है, उस भाग ए के अंदर 80 नंबर का जीके आएगा, जिसमें मैक्सिमम जो जीके तो मैक्सिमम है वो राजस्थान का ही है। इसमें राजस्थान का है। आप देखेंगे इसके अंदर देखो राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य और परंपरा, यानी आपका हिस्ट्री यहाँ तक, यहाँ से लेकर ये वाला पार्ट है हिस्ट्री का है। और अपने बैच में हिस्ट्री पूरा हो चुका है, पहले बता दूं पूरा हो चुका है, ठीक है। हिस्ट्री की क्लासेस अपनी कंप्लीट हो चुकी है। पीछे महीने, 1.5 महीने, 2 महीने पहले हमने बैच स्टार्ट किया था, लाइव बैच है और बहुत आराम से चीज़ों को डिस्कस किए हैं। आप चेकआउट करना, डेमो क्लासेस भी मिल जाएंगे ऐप के ऊपर, बहुत ही शानदार। एक बार चेकआउट जरूर करना, आपको डिफरेंस समझ में आएगा। फिर कला संस्कृति है और उसके बाद में आपका यहाँ पर ज्योग्राफी का पोर्शन दे रखा है, जो कि मंडे से क्लास स्टार्ट हो रही है, मंडे से स्टार्ट हो रही है अपनी ज्योग्राफी की। तो सिलेबस में लगभग आप जो पढ़ते हो वही सिलेबस है, बस इनको थोड़ा अच्छे लेवल पे तैयार करना है, ठीक है। किस प्रकार का पैटर्न पूछा जा रहा है तो बहुत डेप्थ में चीज़ों को डिस्कस करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि वन लाइनर, छोटी छोटी किताबें पतली पतली आती हैं कि इसमें से प्रश्न आ रहा है, उसमें से कुछ नहीं आ रहा, वही प्रश्न आ रहा है जो सब बच्चे करके आ रहे हैं। लेकिन जो 15% 20% का जो लेवल अच्छा खासा पेपर वो बच्चा ठीक करेगा, वो आगे निकलेगा।
जो वन लाइनर पढ़ के जाएगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा, जो एमसीक्यू पे डिपेंड रहेगा, 5000 एमसीक्यू पढ़ लूँ, 10,000 पढ़ लूँ, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपने डिटेल से थ्योरी को नहीं पढ़ा, क्वेश्चन बनाना आपको नहीं आता, आंसर देखना आपको नहीं आता कि कैसे प्रश्न बन सकता है, तो चीज़ें आप बेहतर नहीं कर पाओगे, ध्यान करना। तो शॉर्टकट से सक्सेस इस एग्जाम में तो नहीं मिलने वाली है, क्योंकि अभी जो पैटर्न चल रहा है वो बहुत ही अच्छा लेवल चल रहा है। एक प्रश्न आरपीसी पूछता है, लेकिन एक प्रश्न में 5 प्रश्न छिपे होते हैं। तो भैया उसके लिए आपको ऐसी तैयारी करनी है कि एक प्रश्न के साथ 10 प्रश्न की तैयारी आप करो। देन उसके बाद में देखो, भारत का संविधान है, राजनीतिक व्यवस्था है, शासन प्रणाली, इसमें भारतीय संविधान दे रखा है और भारतीय राज्य व्यवस्था है, और उसके बाद में पूरा का पूरा इसमें पॉलिटी अपने राजस्थान का है। इंडिया का अदर जीके नहीं, इंडिया की पॉलिटी है। पॉलिटी के लगभग 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास दोस्तों डाटा रहता है, और ये राजस्थान की पॉलिटी है, ठीक है। फिर करंट अफेयर का भी सेक्शन दे रखा है, जिसको आपको कवर अप करके चलना पड़ेगा, ठीक। देन उसके बाद में हम बात करें पार्ट बी की। ये पार्ट बी रहता है 40 नंबर का। अब इसमें विद्यार्थियों को सबसे बड़ी कि कई विद्यार्थी नहीं, लगभग विद्यार्थी हैं जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया, जिसको नहीं पता, उसे लगता है कि इसमें क्या होगा, इसमें होगा क्या। ये नगर पालिका अधिनियम 2009 दे रखा है, और ये नगर पालिका से संबंधित जितनी चीज़ें हैं, इसका मैटर 40 नंबर का आएगा भाई साहब, यानी यूँ कह सकते हैं। और ये राजस्थान की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, और एकदम फिक्स डाटा है, फिक्स डाटा है, तो बहुत बेनिफिट है। देखो राजस्थान जीके पढ़ोगे, उसमें हमें पता नहीं चलता कि एक राज्य को कहाँ तक पढ़ना है, किस लेवल तक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें फिक्स नहीं। यहाँ लगभग 250-300 धाराएं रहती हैं, योजनाएं रहती हैं, तो डाटा फिक्स है। यानी ये जो पोर्शन है, पार्ट बी जो है ना, वो अगर आप मैक्सिमम भी समय लेते हो तो करीबन 2 से 2.5 मंथ का ही काम है, और बहुत अच्छे से। और डेली अगर आप प्रैक्टिस करते हो, डेली यानी 5 धारा भी अगर आप याद करते हो, डेली 5 धारा याद करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। महीने में कितनी होगी, 100-150 तो आराम से याद कर लोगे। डेली 5 ही तो करनी है, 2-4 पेज में बनती है, 5 धाराएं बनेगी, 5 पेज मान के चलो, 5 पेज में या 10 पेज में बन गई। डेली आपको पढ़नी है, डेली रिवीजन आपको करना है, क्योंकि इसमें रिवीजन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई बोलेगा कि मैं आज याद कर लूँ, नहीं होगा, क्योंकि चीज़ें लंबे समय तक लेकर चलोगे तब आप अच्छे से याद कर पाओगे। तो एक अच्छा खासा पोर्शन रहता है 40 नंबर का, हर बच्चे के लिए नया है, वैसे याद करने वाला मैटर है, लेकिन जब आप लिंक करके पढ़ोगे इन चीज़ों को, ठीक है ना, तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो पाएंगी। फिर 80 नंबर का जीके है, तो बहुत अच्छे लेवल पे आप तैयारी दोस्तों कर सकते हैं। ये है अपना बैच, जिसमें लगातार बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, बहुत अच्छा बैच है, वन स्टॉप सॉल्यूशन। निश्चित रूप से इस बैच की खासियत क्या है, देखो बैचेस आपको बहुत मिल जाएंगे, आप हमसे क्यों पढ़े, इसका रीज़न भी क्यों का जवाब बहुत बच्चे पूछते हैं, सर क्यों इस बैच में ऐसा क्या मिलेगा। चीज़ें सिलेबस हम करवाते हैं, सिलेबस बाकी करवाते हैं, ऐसा नहीं, ध्यान करना है, क्योंकि सिलेबस करवा दिया, बैच ले लिया, उससे सिलेक्शन नहीं होता है। यहाँ पर आप देखना, जो यूट्यूब पे बोला जाता है वो आप बैच ज्वाइन करने के बाद आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ जो बोला जाएगा वो वही देखने को मिलेगा। कंप्लीट बैच है पार्ट ए पार्ट बी का, वन स्टॉप सॉल्यूशन। इसके बाद मैं आपको बताऊं, आप ट्राई कर लेना एक बार, आपको पता भी होगा, ट्राई कर लेना। अदर प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो आप देखना वहाँ पर कि हमारा बैच ज्वाइन करो, हमारी ये किताब है इसको लो, ये हमारे मॉडल पेपर इसको लो, ये हमारी टेस्ट सीरीज इसको लो, 70 चीज़ें आपको पकड़ा दी जाती है। एक अच्छा खासा अमाउंट भी उसके लिए आप पे कर देते हो, और पेपर में जब बैठते हो और पेपर में बाहर आते हो तो इतना समूह लेकर बाहर निकलना पड़ता है। फिर आप उनसे पूछते हो जाकर कि सर पेपर में हम नहीं कर पाए, बैच आपका ज्वाइन किया, तो वहाँ से जवाब आता है हम क्या करें, आरपीसी ने पेपर कठिन बना दिया। इसका मतलब ये जवाबदेही से मुकर जाते हैं, कोई जवाबदेही नहीं चीज़ की। यहाँ पर गलती यही बच्चा कर रहा है। बच्चा क्या करे, कंटेंट के पीछे नहीं भाग रहा, वो कंटेंट इकट्ठा करने के पीछे भाग रहा है, वो गाइड भी लेके आ रहा है। मैं देखता हूँ कि सर बेस्ट किताब कौन सी, अरे बेस्ट किताब होती तो सबका सिलेक्शन हो जाता अब तक। बेस्ट अपने आप में कुछ नहीं, बेस्ट बनाना पड़ता है कंटेंट को। बेस्ट की कोई परिभाषा नहीं होती है, बेस्ट को बनाना पड़ेगा आपको, अपने आप को बेस्ट होना पड़ेगा। अब हमारे बैच में क्या खासियत है, हम ऐसा कोई काम नहीं करते कि आप हमारे मॉडल पेपर खरीदो, हमारी बुक खरीदो, फलाना करो, ढिमका करो। हम एक बहुत सिंगल बैच लॉन्च करते हैं, लाइव बैच लॉन्च करते हैं। उस बैच में हम बनवाते हैं नोट्स, ठीक, उस बैच बनवाते हैं नोट्स। और हम इस प्रकार की आधी अधूरी बातें नहीं करते हैं कि कई बोलेंगे हम एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं, हम आरबीसी से पढ़ा रहे हैं, हम मूल किताबों से पढ़ा रहे हैं,
हमारे पास 15 साल का टीचर एक्सपीरियंस, 20 साल का टीचर है, हमारे पास RS लगा हुआ टीचर है, वो पढ़ा रहा है। इन बातों का कोई सिर पैर नहीं होता। मेरी बात को ध्यान से समझना। एक टीचर है, यहाँ थोड़ा समझने का प्रयास करें कि टीचर दो हैं, एक टीचर A है और एक टीचर है B। ध्यान करना इस बात को। एक RS अलग, एक ये RS सेलेक्टेड है, एक नॉन RS है, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे इसके साथ जुड़े क्योंकि ये दिखाया जाता है कि RS, और बच्चे का माइंड यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट होगा कि हाँ यार RS लगा हुआ है, 15 साल का एक्सपीरियंस है, इससे पढ़ते। लेकिन जब पेपर के अंदर आप 50% ही कवर कर पाते हो, लेकिन उससे सिलेक्शन नहीं होता, तो क्या ये RS की पोस्ट लगी हुई है, RS लगी तो क्या काम आया? नहीं। लेकिन एक टीचर पढ़ाता है और एग्जाम के अंदर आप 80 से 90% कवर कर जाओगे, तो टीचर बढ़िया कौन सा? ये मैं मेरी बात नहीं कर रही, ये मैं उस हर टीचर की बात कर रहा हूँ जो मेहनत कर रहा है। तो दिखावे नहीं पिछना। 15 साल का एक्सपीरियंस कोई काम नहीं आएगा जब पेपर में प्रश्न नहीं आता। मैं ये मानता हूँ प्यार दो कि मान के चलो कोई व्यक्ति आपको पढ़ा रहा है, भले वो 10वीं पास है, लेकिन उसने पढ़ाया और उसका पढ़ाया पेपर में आकर आप उसे ठीक करके नौकरी लग गई, तो वो सबसे बेस्ट है। लेकिन आपने उस व्यक्ति से पढ़ा जो बहुत हाईली क्वालिफाइड है, RS सेलेक्टेड है, लेकिन उसको पढ़कर पेपर में अच्छा नहीं कर पाए, तो वहाँ फेल हो गए आप। अब आप सोचो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट उसकी पोस्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या डिग्री, वो इंपॉर्टेंट है कंटेंट। इंपॉर्टेंट है कंटेंट जो आपको मिलना चाहिए, और क्योंकि सिलेक्शन कंटेंट के बिहाव पे होगा, न कि 15 साल के एक्सपीरियंस के बिहाव पे होगा। इस बात को नोटिस करके चलना। इसलिए इस बैच की सबसे बड़ी खासियत है, इस बैच में सबसे इंपॉर्टेंट है कंटेंट, ठीक है। और 100% कंटेंट जेन्युइन तरीके से इसमें करवाया गया है। इसके बाद आपको किसी प्रकार की कोई पूछे सर बुक की आवश्यकता पड़ेगी? नोट्स नहीं पड़ेगी, टेस्ट सीरीज नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सब कुछ इसमें मिलेगा। हम इसमें टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, थ्योरी क्लासेस मिल जाएंगी, टू द पॉइंट। बुक्स भी कोई लेके नहीं आनी, ना कोर्स, कुछ नहीं लेके आना। नोट्स बनाओ, हम खुद नोट्स बनवाते हैं। बनाओ, पढ़ो, बार बार रिवीजन करो, बार बार। 10 चीज़ें करने से अच्छा कि एक चीज़ को 10 बार करो। फिर देखो सिलेक्शन क्यों नहीं होता। क्यों? क्योंकि बच्चा 70 चीज़ें करता है, लेकिन एक चीज़ को 70 बार नहीं करता है। आपको 100% नहीं करना है। 100% तो भगवान भी नहीं अपने आप में, कोई नहीं कर सकता। इसलिए आपको उतना कवर करना जितना एग्जाम में आप सेलेक्ट हो जाओ। इसलिए थोड़ा सा विवेक का यूज करके चलना है। बेस्ट की कोई परिभाषा नहीं होती है। आप देखें कि पिछली भर्ती परीक्षाओं में जहाँ से हम पढ़ रहे हैं, मेरी बात को सुनना, कि जहाँ से हम पढ़ना चाहते, जहाँ से हम पढ़ रहे हैं, उन पिछली भर्ती परीक्षाओं में वहाँ के संस्थान से क्या रिपोर्ट रही है, हमने तो आपको दिखा दी, लगातार हम। और इन सब का जो प्रूफ है यूट्यूब पे पड़ा। आप कोई सा भी एग्जाम उठाओ, यहाँ एग्जाम का नाम लिखा है, यहाँ पर एग्जाम का ईयर लिखा है, और ये चीज़ जो लिख रखी है ये यूट्यूब पे हमने हर एग्जाम होने के बाद लाइव डिस्कशन किया है, नो डाउट। तो उसकी तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। उसकी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। इसलिए जो बताया जाता है वो करके दिखाया जाता है, और मेहनत भी करेंगे, और मेहनत आपको करनी है। जब आप भी कर लोगे हमारे बराबर मेहनत, तो फिर सक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ध्यान करना इस बात को। और तैयारी आज से शुरू करनी पड़ेगी। हमारा नंबर है 7665320006 नंबर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। शानदार बैच है, सारा कुछ मैंने बता दिया एग्जाम के बारे में। भले आपको जीरो आपका लेवल आपको कुछ याद नहीं है, लेकिन आज से आप करोगे, क्योंकि सबकी शुरुआत जो शिखर पर पहुंचता है उसकी शुरुआत जीरो से ही होती है। कहीं ना कहीं आपको भी जीरो से करना है अगर शिखर तक पहुंचना है। बिना जीरो से शुरुआत करे शिखर तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। ध्यान करना, सीधा शिखर पर नहीं चढ़ा जाता, सीढ़ी दर एक एक सीढ़ी से छत पर जाया जाएगा। तो ये सीढ़ी से जाना है। कोई बोले कि मैं सीधा आपको छलांग लगा के छत पर चढ़वा दूँ, कोई बोलते हैं हम गारंटी ले रहे हैं, गारंटी मतलब सीधी छलांग लगाए तो टांगे टूटेंगे और कुछ नहीं होगा। अब वो टूटेंगी आपकी, अगले की नहीं टूटेंगी, टूटनी आपकी टांगे, फिर गर्राते रहना, बरा दिया हो गया और वो हो गया, फिर कुछ नहीं, फिर वो शक्ल भी दिखाने वाली नहीं। ध्यान करना। इसलिए मेरी बातें कड़वी जरूर होती है, सामने वाला सुनता तो उसके दिल के आर पार भी हो जाती है, क्योंकि सच्चाई है। क्योंकि आज अगर मीठा जहर दे दिया तो पूरी ज़िंदगी भर आपको दुख देगा। आज हमने कड़वी बात आपको बताई है ना, तो वो आप संभल के तैयारी करोगे, और कड़वी बात हमेशा सक्सेस दिलाती है।
इलाज मीठी दवाई से नहीं होता। मिठाई खाओगे तो शुगर हो जाएगी, करेला खाओगे तो सेहत अच्छी होगी, शुगर पास भी नहीं बैठेगी। उम्मीद करता हूँ मेरी बात को आप समझ पाए होंगे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक सभी को। आने वाली भर्ती बहुत जल्द नोटिफिकेशन आएगा, तैयारी करनी है, आज ही जुड़ जाओ, क्योंकि कल कभी किसी का नहीं आया। आज नहीं सर, कल करें, कल कभी किसी का नहीं आता। जो करना है आज से करो, बेहतर करो, सही दिशा में करो, तब जाके सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।